हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक साइंस का बहुत ही शानदार मॉडल सेट करेंगे और इसमें आप लोग के जितने प्रश्न होंगे उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में जाकर के लड़ेंगे। और आप लोगों का चूँकि समय आप लोगों का काफ़ी कम है, तो इसको देखते हुए अब आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ हम लोग अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करेंगे, यानी लघु दीर्घ भी करेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर और 5 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे, सही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग यदि परीक्षा देने वाले हैं इस वर्ष 2022 में, तो जितना प्रश्न आपको मैं कराऊंगा उस सही प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको याद नहीं है तो इसे याद कर लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा रहे हैं हम आप लोगों को। तो देखिए, पहले हम काम करते हैं कि आप लोग को कराते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फिजिक्स का यानी भौतिकी का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करते रहना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर इसका आंसर मालूम है, ठीक है। यदि मालूम है तो इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रश्न है, बोल रहा है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न फिर से अगर पढ़ते हैं, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 अनंत। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट का आंसर मालूम है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, अनंत बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो प्रश्न बनाया गया है आपके ये हिंदी मीडियम में भी है, आपका ये इंग्लिश मीडियम में भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितना होगी। बताइए इसका आंसर लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये यहाँ पर ध्रुव आपका पी हो गया, ध्रुव से यहाँ ये आपका फोकस हो गया, इसका दूरी दिया आपका 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फोकस से केंद्र की दूरी कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितने स्टूडेंट का यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि गलती है। दुगुना नहीं होगा आपके, ये नहीं होगा। ये बोल रहा है ना कि एक अवतल दर्पण दिया है और यहाँ पर आपका फोकस होता है, यहाँ पर आपका ध्रुव पी होता है, यहाँ पर आपका सी होता है। बोल रहा है कि ध्रुव से फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फोकस से केंद्र की दूरी कितना होगा, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन बी। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। बोल रहा है क्या कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश का चाल क्या होगी। इसका आंसर लगाओ। प्रश्न यहाँ पर इसका ऑप्शन दे रखा है आपके 7.28 गुणे 8 के पावर 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। और आपके ऑप्शन बी जो है आपके 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। और आपके ऑप्शन सी है 0.5 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ऑप्शन डी है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हीरा का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी एन का मान दे रखा है कितना 2.4। तो हम लोग जानते हैं कि एन बराबर फॉर्मूला होता है C/V। C/V, सी क्या है जी, तो सी आपका प्रकाश का वेग है, ठीक है। और भी क्या है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो। तो एन का मान दिया है 2.4, तो यहाँ पर हम 2.4 भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। बराबर सी का मान भर देंगे, कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बाटा में भी हो जाएगा। जब भी का मान निकालेंगे हम लोग, तो भी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भी बराबर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बाटा में क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा 0, यहाँ पर चल जाएगा 30 बन जाएगा। अब 6 से काट देंगे, 6 चौके 24, 6 5 30, यानी कितना बच गया आपके 5/4, और 5 में भाग करेंगे 4 से तो आपके 1.2 समथिंग करके आएगा, और इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपके 1.2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब है आप लोग का, ठीक है, ऑप्शन डी। तो आप लोग को मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इसका आंसर लगाओ भाई, इसका आंसर लगाओ। काफ़ी शानदार प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है सेंटीमीटर इन्वर्स है, मीटर इन्वर्स है, और यहाँ पर आपके मीटर है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, कमेंट करो आप सभी, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, कि लेंस की जो क्षमता होता है, पावर जो होता है वो होता है डायप्टर होता है, यानी 1/मीटर को ही बोलते हैं क्या, डायप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायप्टर होता है। तो 1/मीटर बोलो या इसको क्या बोलो 1/मीटर, या इसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स, यहाँ बोलते हैं मीटर इनवर्स 1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखा गया है, यहाँ पर आपका इंग्लिश भी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे इसे पढ़ सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर लिखा गया है, तो आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। प्रश्न बोल रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है, नीला, उजला, लाल और काला। इसका आंसर लगाओ आप सभी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन डी काला दिखाई देता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताइए कि विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग होता है। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बात जो हो रही है विद्युत धारा की मापने की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ए मीटर होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी शानदार, इसका आंसर लगाओ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नरम लोहा का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होती है। देखिए यहाँ पर अधातु की बात किया जा रहा है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, आपका ऑप्शन बी। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही। ग्रेफाइट जो है आपका वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अधातु कहेगा तो ग्रेफाइट होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताइए कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है। प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है, अपवर्तित रहता है, घटता है कि बढ़ता है कि इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाओ। तो बिल्कुल राइट जवाब आप सभी का आना चालू हो गया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी होगा, बढ़ता है। ऊपर से किसी वर्ग में आएंगे नीचे की ओर तो तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि बताओ COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल राइट जवाब आपका क्या होगा इसका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर O को ईथर बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, और COOH को बोलते हैं कौन सी, अम्ल बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या यहाँ पर कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है।
इसका देना है अकिर तत्व है, क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है। तो इसका आंसर लगाओ, बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अक्रिय है। क्या है ये, अक्रिय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि बताओ आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। ऑप्शन दे रहा है 7, 9, 8, 18। तो आप सभी का आंसर क्या होगा बताओ यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं यानी जो आपके ग्रुप है वो कितना आपके 18 है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आवर्त कहता तो आपके 7 होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा रखा है का वर्ग यानी ग्रुप कितना होगा, तो आपके 18 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है, संचरण कहलाता है, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर लगाओ जी। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आना चालू हो गया है, अवकरण कहलाएगा। ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए, जब किसी पदार्थ से क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीजन जाकर अब निकलता है O2 तो उसे बोलते हैं अवकरण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कि वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं कि तृतीय उपभोक्ता होते हैं। इसका आंसर लगाओ, देखते हैं किनका इसका आंसर सही आ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। तो बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्राथमिक हो जाएगा। देखिए वन यहाँ पर बोल रहा है ना, वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं यानी उपभोग करने वाले होते हैं। तो आप कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है बताइए कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है। बताइए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं और सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर CO2, CO, NH3, इनमें ख और ग। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है वो आपके 2 को बनता है, आपके CO भी बनता है और आपके क्या बनता है, आपके नहीं सॉरी यहाँ पे एक बनता है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3 बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए बोल रहा है बताइए कि हृदय में बेस्मों का शीतलन क्या कहलाता है। हृदय में बेस्मों का जब शीतलन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। देखिए जब बेस्मों का शीतलन होगा तो उसे बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसे, डायस्टोल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए बोल रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन का अंतग्रहण होता है। बताइए इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है। कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसदानी केंद्रक। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग को आ रहा है, कुटपादों के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए प्रश्न बोल रहा है बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है। काफ़ी शानदार सवाल है ये प्रश्न आपको इस बार जरूर आएगा। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है। मधुमेह होता है, हृदयघात होता है, बेरी होता है, आपका घेगा होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही आपका घेगा या ग्वाल्टर इसका होता है। ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही। देखिए आप कितना हो गया ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो खाली ऑब्जेक्टिव करने से हम लोग काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत याद भी किए होंगे। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से किस प्रकार से पूछा जाएगा। और कुछ और भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखते हैं कितने लोग बिना ऑप्शन का आंसर इसका दे रहे हैं। तो बिना ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आपको जो मैं सवाल कराऊंगा 1 नंबर वाला सवाल रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना इसका आंसर आप लोग याद किए हो।
तो बिना ऑप्शन का आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट सवाल है, बोल रहा है बताइए कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो सबको मालूम होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऐसे ऐसे सवालों को, जो आपके मेन सवाल है, उस सवालों के आंसर आप लोग को पूरा मुंह पर याद रहना चाहिए, मुंह जबानी याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका, जो भी ऑप्शन होगा आपके वहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके मेन सवाल है उसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसका कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश यहाँ पर नीचे है वो पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। इसका आंसर लगाओ, तो बोलो क्या होगा इसका आंसर। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसे होती है, तो बिल्कुल राइट जवाब आपका क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक को बोलते हैं आभासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताओ कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन पूछा है बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है। कितना शानदार प्रश्न है और कितना आपके आसान प्रश्न है। तो प्रकाश के परावर्तन का है या अपवर्तन का है, दोनों कितना कितना नियम है सर, तो दो नियम है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पर ऑप्शन में 2 रहेगा वहीं आप लोगों को टिक करना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से जो धारा निकलती है वो किस प्रकार की होती है, तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा हो जाएगा। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे डीसी करंट बोलते हैं, डीसी। तो जो बैटरी से धारा निकलती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपके होता है दिष्ट धारा, यानी डीसी बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, डीसी, ठीक है। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा आपके दिष्ट धारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है देखिए कि यहाँ पर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपके वाट होता है। क्या होता है जी, तो आपके वाट होता है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए अगर आपके सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको आप लोग को बना लेना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, अब इसको मैं क्वेश्चन को पूरा मैं सेंड भी कर दूंगा टेलीग्राम पर। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखना है। विद्युत परिपथ में समान उपयोग में होने वाले 3 अवयवों का संकेत का नाम लिखना है, ठीक है। संकेत क्या क्या है बताना है। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि एक विद्युत मोटर का सिद्धांत को बताना है। तो देखिए जो आपके प्रश्न छोटे छोटे थे उसका मैं आंसर दे दिया हूँ, और इन प्रश्नों का आप लोगों को खुद से अपने आंसर बनाना है। यदि नहीं बनेगा इसका आंसर आप लोगों से नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अब मैं इसको आंसर कर दूंगा अगले वीडियो में। हालांकि प्रश्न काफ़ी शानदार है, काफ़ी आसान है, आप लोग खुद इसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री से सवाल है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन, और प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ पे जो केमिस्ट्री से प्रश्न है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाएगा, तो आपके एकल बंधन पाया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपके एकल बंधन पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र को लिखना है, तो क्या होता है आपके CaSO4 क्या होता है आपके हाफ H2O होता है। क्या होता है आपके हाफ H2O होता है। ये किसका सूत्र है आपका, ये तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले लेके बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर इधर क्या है आपके, इधर आपका Na2 है, इधर आपका O है 1, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का है 2 है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इधर 2 है ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 करने के लिए आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब आगे 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम जो होगा 4 हो जाएगा। इधर 2 हो तो 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। लेकिन इधर सोडियम कितना है, सोडियम इधर 1 ही है, तो सोडियम को 4 करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, तो ई क्या हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका समीकरण का हो गया, बैलेंस हो गया। 4 गो इधर आपके सोडियम है, तो सोडियम भी इधर 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो आपके उत्पादन में ऑक्सीजन कई गो है, तो आपके 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप लोग संतुलित कर सकते हैं इसको, ठीक है।
नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखना है। ठीक है, एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखना है। तो निष्क्रिय गैस का नाम लिख देंगे आप लोग, जैसे कि हीलियम हो गया आपका, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, किसी एक का नाम हमको लिख देना है हम लोगों को। ठीक है, किसी भी एक गैस का नाम लिख देना है, निष्क्रिय जो निष्क्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न देखिए, उपधर्मी ऑक्साइड को परिभाषित करें, यानी उपधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वो ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों सब क्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उपधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग को डिफिनेशन लिखना है, तो आप लोग इसे खुद से कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि अम्ल और क्षारक में दो अंतर को लिखना है, तो इसे भी आप लोग इसे कर लीजिएगा। अम्ल और क्षारक के बीच में दो को अंतर को लिख देना है कोई, जैसे कि मान लीजिए कि पहला अंतर हो जाएगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षारक का pH मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक का क्षारक क्या होता है, स्वाद में कड़ा होता है। दो अंतर तो यही हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग खुद इसे अंतर आप लोग खुद से लिखिएगा। कोई जरूर नहीं है कि जो मैं यहाँ पर अंतर बताया हूँ वही लिखिएगा, आप अपने मन से जो अंतर यहाँ पर जो पढ़े होंगे आप लोग कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में जो पढ़े होंगे, अपने स्कूल में जो पढ़े होंगे, आप किताब में जो दिया होगा, तो उससे भी आप लोग इसे अंतर को लिख सकते हैं। कोई दो अंतर को लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, तो आप लोग पढ़ाई किए होंगे कि दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या बनता है, आपकी सहसंयोजी बंध बनता है। तो इसको भी अपना कर लेना है बुक से, या जो पढ़े होंगे आप लोग उसे आप लोग बनाइएगा इस प्रश्नों को। ठीक है, ताकि आप लोग खुद इसे कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तभी आप लोग मालूम चलेगा कि कितना आप लोग को तैयारी हुआ है। नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है कि परमाणु संख्या 13, 14, 15 के सभी तत्वों के नाम लिखना है और इनके संयोजकता को लिख देना है। जैसे 13 में क्या आता है, 13 वाले परमाणु संख्या के तत्वों का नाम क्या है, एल्युमिनियम है। फिर 14, फिर 15 के इन सभी तत्वों का नाम लिखना है और इनका वैलेंसी को लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया और अवकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब वो अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसे बोलते हैं अवकरण अपक्रिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग को बना लेना है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि कॉपर के दो प्रमुख अणुओं को नाम लिखना है और इसके निष्कर्षण के विभिन्न चरणों को लिखना है। तो इसको भी आप लोग खुद से बनाइएगा। यदि आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसे भी इसका मैं आंसर बना करके वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, या इसको आंसर बना करके मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जितना आपके प्रश्न होए इसका आंसर बनाकर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या इससे आप लोग खुद से कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी आसान सवाल है ये, और बहुत ही आपका ये आज आसान सवाल है, खुद से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखिए, जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है वो कौन करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, वृद्धि हार्मोन को स्राव करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, सुन लीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नाम है इसका। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि रक्त जो होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा जी, हीमोग्लोबिन। रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन ऑक्सीकरण किस अंगक में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन जो होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि कोई दो जैव अनिर्मीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका शीशा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो बोल रहा है कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ यानी घटक क्या क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, उसके लिए क्या चाहिए, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, तो आपका सूर्य प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, आपके सूर्य प्रकाश क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल वर्णक होना चाहिए। तो ये चार आपके ये क्या है, घटक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, ये चारों चीज़ का होना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंगों के नाम लिखना है। तो उत्सर्जन यानी अपशिष्ट को निकालने वाले तंत्र कौन कौन है, तो आप हो जाएगा, पहला हो जाएगा वृक्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्र नली हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वाला देखिए बोल रहा है कि जो रुधिर होता है यानी रक्त एवं लसिका में अंतर बताना है। तो इसे आप लोग खुद से कीजिएगा, इसका उतार लीजिए क्वेश्चन, इसे खुद से आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आपके अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, उसका पौधे से क्या लाभ है। इसको लिखना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और पौधे को उसमें से क्या लाभ होता है, इसका आंसर आप लोग को देना है। विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जो जनन होता है, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त रूप में क्या करना है, इसका विवरण करना है। तो इसी प्रश्न का भी आप लोग के आंसर खुद से देना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या स्क्रीनशॉट ना लेकर काम कीजिए आप कि इन सभी प्रश्नों को मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करता हूं। तो आप लोग जा करके अभी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही पूरा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।